हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका जीओसी के लास्ट लेक्चर में। बेटा आज हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे, ठीक है। सभी लोगों का वेलकम है इस लेक्चर में। कहानी शुरू होती है यहां से। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहां पर दिया हुआ है? एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर है, इसमें बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है ना आपका, वही वाला जिसमें आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, जीओसी और ये भी दे रखा उसमें एंड में, है ना। चलो इसको पढ़ लेते हैं जरा, क्या कहानी है। हमें क्या करना होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का एस्टिमेशन करना है, ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसका करना है? जैसे लीविग मेथड यूज करते हैं बेटा कार्बन एंड हाइड्रोजन के एस्टिमेशन के लिए। तो पहले हम क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे और फिर क्वांटिटेटिव पढ़ेंगे। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या है? हम कुछ टेस्ट वगैरह करवाते हैं जिससे हमें कुछ कंफर्म होता है कि इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, हेलोजन है, क्या है ना, इस तरीके से। तो लीविग्स मेथड किस लिए यूज किया जाता है? फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो हम क्या करते हैं? उसको CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसका नाम क्या है? क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड से पास करते हैं। तो कार्बन जो प्रेजेंट होता है वो बेटा CO2 में कन्वर्ट हो जाता है और हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है? H2O में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल सी रिएक्शन लिखी, देखो कार्बन CO के साथ रिएक्शन करके CO2 बना लेगा और हाइड्रोजन प्रेजेंट जो रहेगा वो H2O बना लेगा। अब इसका फर्दर एनालिसिस कैसे करते हैं? ठीक है, जैसे CO2 जो बना उसको हम पास करा देते हैं लाइम वाटर से। तो CO2 की प्रॉपर्टी होती है कि लाइम वाटर को क्या कर देता है? मिल्की, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो मिल्कीनेस अपीयर होती है, लेकिन एक्सेस CO2 वाटर पास कराने पर मिल्कीनेस क्या हो जाती है? डिसअपीयर हो जाती है। किस वजह से? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि क्या होता है? सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि हां कार्बन था, है ना। अगला देखो, जो वाटर बना यहां पर, तो H2O क्या करता है? कॉपर सल्फेट के साथ, किसके साथ? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के साथ, जो व्हाइट कलर का होता है। लेकिन जब वाटर ये ले लेता है तो CuSO4.5H2O ये बन जाता है ब्लू कलर का, और इसका नाम होता है ब्लू विट्रियोल, ठीक है। ये ब्लू कलर का हो जाता है तो पता चलता है हाँ हाइड्रोजन था, है ना। इसका नाम क्या है बेटा? ब्लू विट्रियोल। क्या नाम है? ब्लू विट्रियोल, ठीक है। इस तरीके से एस्टिमेशन होता है और इस मेथड को क्या बोलते हैं? लीविग्स मेथड बोलते हैं, ठीक है। फटाफट से पॉज करें और नोट करेंगे। क्लियर? आगे बढ़ूं क्या? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला है बेटा लसेइन टेस्ट। लसेइन टेस्ट क्या होता है? लसेइन टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं? देखो जरा, लसेइन टेस्ट यूज करते हैं हम लोग फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन एंड हेलोजन, ठीक है। अब ये याद रखना किसके लिए कौन सा होता है? कार्बन हाइड्रोजन के लिए लीविग होता है। क्या होता है? कार्बन हाइड्रोजन के लिए क्या होता है? लीविग होता है, ठीक है। और उसको याद कैसे करोगे? इसको याद ऐसे कर लो, जैसे कार्बन हाइड्रोजन के लिए लीविग है ना, तो इसको ऐसे याद कर लो HCl, ठीक है। जानते हो HCl एक बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। HCl, H मतलब हाइड्रोजन, C मतलब कार्बन, L मतलब लीविग, ठीक है। इसके लिए कौन सा की यूज कर रहे हैं? लीविग मेथड, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर लेना HCl। तो ये याद करने का आपको ट्रिक है, क्योंकि एग्जाम में सीधे आ सकता है कि किसके लिए क्या यूज करते हैं। HCl हाइड्रोजन कार्बन के लिए लीविग। और इधर क्या याद रखोगे? इसको ऐसे याद रखना, P मतलब पंकज, S मतलब सर, N मतलब निकले, ठीक है। X मतलब हॉलीडे पर, हेलोजन है ना, हॉलीडे पर, ठीक है। तो पंकज सर निकले कहां बेटा? हॉलीडे पर। बहुत बढ़िया। अब आप ध्यान रखना इनके लिए यूज करते हैं, लेकिन लसेइन टेस्ट फॉर नाइट्रोजन इज नॉट गिवन बाय, ऐसा एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो ध्यान से याद रखना है, गिवन बाय हाइड्राजीन NH2NH2। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें कार्बन ही नहीं है, जबकि इस रिएक्शन में कार्बन की जरूरत पड़ती है, अभी समझ में आएगा, है ना। तो NH2NH2 क्या नाम है इसका? हाइड्राजीन। तो ध्यान रखना लसेइन टेस्ट कौन नहीं देता? हाइड्राजीन नहीं देता, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कार्बन। अब होता क्या है लसेइन टेस्ट में? क्या होता है, हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे कार्बन नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट है, पहले मैं नाइट्रोजन का बता रहा हूं, है ना, वैसे ही सबका अपन एक एक करके पढ़ेंगे। तो होता क्या है, जो अपने पास क्या है,
ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड नाइट्रोजन, उसको हम सोडियम के साथ फ्यूज कराते हैं, तो क्या बनता है यहां पर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनता है। क्यों बनाते हैं? क्योंकि आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है ना। तो हम क्या करते हैं यहां पर NaCN, इसका नाम है लसेइन एक्सट्रैक्ट। क्या नाम है? लसेइन एक्सट्रैक्ट या सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। एक तरीके से आयनिक फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर लिया इसे, ठीक है। क्या है ये? सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। तो आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि इसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है ना। तो अब क्या हुआ? नाइट्रोजन का टेस्ट हम पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन नाइट्रोजन हुआ तो NaCN बनेगा। NaCN में क्या है? Na+ और Cn-, तो आगे फर्दर Cn- पार्ट लेता है और Fe2+ के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है तो ये बना लेता है क्या? FeCN6 4-। क्या बना लेता है? FeCN6 4-। अब FeCN6 4-, Fe+3 के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ थोड़ा बहुत पानी, है ना, जिसको X वाटर लिखा है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा Fe4। ध्यान से सुनना, Fe4 FeCN6 होल थ्राइस डॉट XH2O में, ऐसा। और इस कंपाउंड का बेटा कलर होता है प्रशियन ब्लू, बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्रशियन ब्लू। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। प्रशियंस ब्लू नाम है इसका, इस कॉम्प्लेक्स का। कैसे? ध्यान से देखना, एक चीज होती है प्रशियन ब्लू और एक होता है टर्म्बल्स ब्लू। ध्यान से सुनना, अगर बाहर +2 और ब्रैकेट के अंदर +3, ऐसे ब्रैकेट आने का मतलब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, आप हायर क्लासेस में 12th क्लास में पढ़ोगे अपने, है ना। बाहर +2 अंदर +3, तो इसका नाम है बेटा टर्म्बल्स ब्लू। ध्यान रखना अभी से ही, टर्म्बल्स ब्लू, ठीक है। और बाहर +3 अंदर +2, तो इसको बोलते हैं प्रशियन ब्लू। +3 वाले का नाम है फेरिक, +2 वाले का नाम है फेरस, ठीक है। तो फेरस फेरिक ऐसा लिखा है तो बोलेंगे टर्म्बल्स ब्लू, फेरिक फेरस तो प्रशियन ब्लू, ऐसा होता है। सीधा आपसे आंसर, मतलब सीधा क्वेश्चन आ सकता है इसमें, आपको सीधा आंसर लगाना है एग्जाम में। क्या? कि नाइट्रोजन के एस्टिमेशन में जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसका कलर क्या है? प्रशियन ब्लू। बहुत सिंपल है। या वो कॉम्प्लेक्स क्या है ये लिखा आपके सामने, Fe4 FeCN6 होल थ्राइस डॉट XH2O, इस तरीके से। समझ गए बात को? डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट। तो ये ध्यान रखना, आप आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाली जिंदगी और फ्यूचर के लिए, ठीक है। नोट कर लो, पॉज करो, नोट कर लो। आगे बढ़ लें, चलें क्या? चलो, अगला बेटा हेलोजन के लिए। जैसे हमने नाइट्रोजन के लिए सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाया था, लसाइन एक्सट्रैक्ट बनाया था, वैसे इसके लिए बनाएंगे। सोडियम के साथ फ्यूज कर देंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हेलोजन, तो क्या बना लेगा ये? NaX बना लेगा। NaX बना लिया इसने। अब NaX में X- है, AgNO3 के साथ क्या बनाएगा? AgX बनाएगा। अब ये X क्या क्या हो सकता है? X आपका हो सकता है Cl, Br और I, और ये जो AgX होते हैं ये सब क्या होते हैं? प्रिसिपिटेट। क्या होते हैं? PPT होते हैं, ठीक है। तो अब आपको इनका याद रखना पड़ेगा। AgF नहीं लेते क्योंकि AgF सॉल्युबल होता है, बाकी सब PPT होते हैं ना। तो AgCl बन सकता है, AgBr बन सकता है और AgI बन सकता है। AgCl होता है बेटा व्हाइट PPT। क्या होता है? व्हाइट PPT। AgBr होता है पेल येलो, थोड़ा थोड़ा लाइट येलो बोल सकते हो, पेल येलो, ठीक है, प्रिसिपिटेट। और ये होता है डार्क येलो प्रिसिपिटेट, ठीक है। तो अगर डार्क येलो PPT आया ये सब रिएक्शन कराने के बाद, तो बोल देना आयोडीन है। पेल येलो आया तो ब्रोमीन है, व्हाइट आया तो क्लोरीन है, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो ये हो गया इसका एस्टिमेशन, बड़ा आसान है। ये जो कलर है ना, इसके अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन होते हैं कि भाई कौन सा आयन प्रेजेंट रहा होगा या ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या रहा होगा, है ना। सल्फर के लिए बेटा बात कर लेते हैं, ध्यान से देखना। सल्फर के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग सल्फर जब सोडियम के साथ फ्यूज कराते हो तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनता है Na2S, ठीक है। अब Na2S में क्या है बेटा? H2- है, H2- Pb2+, लेड एसीटेट यहां ले सकते हो, मतलब Pb2+ ले लो, तो PbS का ब्लैक PPT बनेगा। PbS का PPT क्या बनेगा? ब्लैक PPT बनेगा, ठीक है। अगर ब्लैक PPT बनना है लेड एसीटेट के साथ तो समझ लेना सल्फाइड आयन है, मतलब सल्फर है, ऐसा है। एक टेस्ट और होता है, इसके दो हैं, ये करा सकते हो, ये भी करा सकते हो, सोडियम नाइट्रोब्रोसाइड टेस्ट। सोडियम नाइट्रोब्रोसाइड टेस्ट में क्या होता है? जो सल्फाइड आयन है इसकी रिएक्शन होती है Na2FeCN6 सॉरी CN6 नहीं, CN5
NO, ऐसा CN5NO ऐसा, इसका नाम है बेटा, इस कॉम्प्लेक्स का नाम है क्या? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ऐसे एरो लगा देता हूं, इसका नाम है क्या? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, इसका नाम है इसका, ठीक है। जब बेटा इसकी रिएक्शन होती है तो आपको क्या करना है? सिंपल मैथमेटिकली ऐड कर दो। कैसे? H2 माइनस को सीधा अंदर ऐड कर दो और सोडियम 2 की जगह 4 कर दो, तो Na4 बन जाएगा। क्यों? यहां पर बेटा Na2 लोगे ना आप, ऐसा Na2S लेकर आओगे, तो सीधा मैथमेटिकली ऐड करना है, ठीक। तो क्या आएगा? Na4 Fe CN5 NO और S लगा देना ऐसा, इस तरीके से। और इसका पर्पल या वॉयलेट कलर होता है, ठीक है, पर्पल या वॉयलेट कलर इस कंपाउंड का। तो समझ जाना सल्फाइड आयन है, ठीक है। सिंपल मैथमेटिकली ऐड करना है, H2 माइनस को यहां ऐड कर देना, ठीक। Na 2 की जगह 4 कर दें, क्योंकि यहां भी 2 Na लोगे आप, ऐसा होता है। तो ये सीधे सीधे आपको याद होने चाहिए कंपाउंड, है ना, उसी के लिए ट्रिक बता रहा हूं आपको। बेटा यहां पर Na2 होगा ना, तो 2 और 2 4 आ गए, और H2 माइनस ऐसा हो गया। इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। चलें आगे। ये सीधा ऐड किया मैथमेटिकली, सल्फर सीधा अंदर NOS, नो का क्या बन गया? नोज, नो का नोज। आगे बढ़े, पॉज करके नोट कर लेंगे। चलो बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या? इफ सल्फर कार्बन एंड नाइट्रोजन आर प्रेजेंट टुगेदर, अगर नाइट्रोजन भी साथ में आ गया, कार्बन सल्फर के साथ नाइट्रोजन भी आ गया, तो ये बना लेगा NaSCN, ठीक है, NaSCN, थायोसाइनेट बन जाता है। और इसकी रिएक्शन SCN माइनस की रिएक्शन Fe+3 के साथ करा दो, तो बनता है Fe SCN2 पॉजिटिव। ऐसा भी लिखा है एनसीईआरटी में, ये दिया है, और कई स्टैंडर्ड बुक ऐसे भी यूज करती हैं, बात बराबर ही है। FeSCN होल थ्राइस, ठीक है। आयरन दोनों में ही क्या है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। तो चाहे ये लो या ये लो, बात बराबर ही है। ये होता है बेटा ब्लड रेड कलर का, कैसा? ब्लड रेड कलर का होता है। ये क्या होता है? ब्लड रेड कलर का। तो आपको कंफर्म हो जाता है कि इसमें सल्फर भी है, कार्बन भी है और नाइट्रोजन भी है, ठीक है। लेकिन अगर इनका इंडिविजुअल टेस्ट कराना हो तो हम क्या करते हैं, जो आपका सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट यहां बना, NaCN बना, इसको तुम एक्सिस Na के साथ फिर से फ्यूज कर दो, तो ये डिकंपोज हो जाता है। ये क्या बना लेता है? Na2S बना लेता है, प्लस NaCN बना लेता है, जो कि इंडिविजुअल टेस्ट दे सकते हैं। क्यों? ये नाइट्रोजन के लिए हो गया, ये सल्फर के लिए हो गया, ठीक है, ऐसा हो सकता है। चलें आगे। तो ये तो ओवरऑल हो गया कि सल्फर भी हो, नाइट्रोजन भी हो। अगर इंडिविजुअल कराना है तो आप इसको एक्सेस Na के साथ फ्यूज करा के इसको अलग कर सकते हो, ठीक है। मतलब 2 ये डिकंपोज होकर ये और ये बना लेगा, इसका सेपरेट टेस्ट करा लो, इसका सेपरेट करा लो, ठीक है। अगर मैं फास्फोरस की बात करूं बेटा, किसकी? फास्फोरस की। तो फास्फोरस Na2O2 के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एक तरीके से, है ना। क्या बना लेगा? H3, सॉरी बेसिक मीडियम है, Na है ना, तो ये बनाएगा पहले PO4 3 नेगेटिव, ऐसा। क्या बनाएगा? फॉस्फेट आयन बनाएगा पहले, और फिर HNO3 इसको एसिडिफाई कर देगा, तो H3PO4, है ना। तो पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड, ध्यान सुनना, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फास्फोरस ऑक्सीडाइज होता है पहले फास्फोरस किसमें? PO4 3 नेगेटिव में, और HNO3 H+ प्रोवाइड करके क्या बना देता है? H3PO4, ठीक है। अब देखना जरा, इसकी रिएक्शन बेटा इसके साथ होती है। इस कंपाउंड का नाम भी है, इसको बोलते हैं अमोनियम मॉलिबिडेट। इसका नाम क्या है? अमोनियम मॉलिबिडेट। क्या नाम है? अमोनियम मॉलिबिडेट नाम है इसका। तो जब अमोनियम मॉलिबिडेट की रिएक्शन फॉस्फोरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड के साथ होती है, तो ये बनाता है अमोनियम फॉस्फोमॉलिबिडेट। 2 की जगह यहां कर दो 3, PO4.12 MOO3। अब इसको याद कैसे रखोगे? इतना बड़ा कंपाउंड है, कैसे याद रखो देखना। NH4, देखो अमोनियम मॉलिबिडेट से ये क्या बन गया? पहली बात, अमोनियम फॉस्फोमॉलिबिडेट। इसका नाम क्या है? अमोनियम फॉस्फो, दिख रहा है, मॉलिबिडेट। तो ये क्या बन गया बेटा? अमोनियम फॉस्फोमॉलिबिडेट बन गया। क्या बन गया? अमोनियम फॉस्फोमॉलिबिडेट बन गया। कैसे याद रखना? देखो यहां क्या लिखा है? 3, ध्यान से देखना जरा। यहां 3 लिखा है, 3 से शुरू होगा, 3 पे एंड होगा, ठीक। 4 इंटू 3 कितना होता है? 12 होता है ना। ये हो गया 12, देखो 3 से शुरू, 3 पर एंड, 3 इंटू 4 12, 12, ऐसे इस तरीके से याद कर लेना।
क्योंकि डिजिट वगैरह भूल जाते हैं अपन, है ना, कि कहां पर 3 आता है कहां पर 4। भाई NH देखो, फॉस्फेट तो लिया ही है ना, तो फॉस्फेट तो आना ही है, तो वो 4 तो आएगा ही। और अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला ही होता है NH4 होल थ्राइस, 4 × 3 बार आ जाएगा, 3 से शुरू 3 पे एंड। ठीक है, ऐसा होता है। इसका कलर होता है बेटा कैनरी येलो, कैनरी येलो, कैनरी बर्ड होती है वैसा ही कलर होता है, कैनरी येलो कलर बोलते हैं इसको। ठीक है, इस कंपाउंड का जो कलर होता है। तो ये कहानी है, ये याद रखना है आपको, कलर वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें आगे। चलो बेटा, क्वालिटेटिव एनालिसिस फिनिश हो गया, अब अपन चलेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर। कहां पर? क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या क्या था एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं, ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल सिंपल सी चीजें थी। देखो, लीविग मेथड किसके लिए? HCl, हाइड्रोजन कार्बन के लिए लीविग, HCl, हाइड्रोजन कार्बन लीविग। ठीक है, ऐसे याद रखना। क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग, आप यहां देखते जाना, मैं बोलते जा रहा हूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हो गई ना कार्बन, तो तभी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल रहे। तो कार्बन ऑक्सीडाइज होता है CO2 में। ठीक है, CO2 बना तो उसको लाइम वाटर में डाल दो, मिल्कीनेस आ जाएगी, और मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती कब? जब एक्सेस CO2 पास करा देते, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। समझ रहे हो? ऐसा H2O जो बना उसमें डाल दो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को डाल दो, तो क्या करता? ब्लू कलर आ जाता। किस वजह से? फॉर्मेशन ऑफ ब्लू विट्रियोल, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O का नाम है ब्लू विट्रियोल। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का कलर पूछेंगे तो व्हाइट होता है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट व्हाइट, लेकिन वाटर लेकर H2O लेकर, ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन होते हैं ना, वो लेकर वो ब्लू कलर हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कार्बन हाइड्रोजन का। दूसरा देखो, लसाइन टेस्ट की बात कर रहे थे। लसाइन टेस्ट क्या होता है? इसमें हम बनाते हैं बेटा सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, जिसको बोलते हैं लसाइन एक्सट्रैक्ट। क्यों बनाते हैं? क्योंकि आयनिक कंपाउंड मोर रिएक्टिव होते हैं, तो हम क्या करते हैं? आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं कोवेलेंट से। तो Na का मतलब सोडियम का फ्यूजन कराते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। कैसे, किस किस के लिए यूज करते हैं पहले वो पता होना चाहिए। पंकज सर निकले हॉलीडे पर। फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, हेलोजन, इनके लिए हम यूज करते हैं लसाइन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, कैसे होता है? नाइट्रोजन का सबसे पहले स्टार्ट किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, मतलब कार्बन होगा नाइट्रोजन होगा, सोडियम के साथ फ्यूज कर दोगे तो क्या बन जाएगा? NaCN। NaCN बेटा क्या दे रहा है? CN- आयन। CN- आयन की हमने रिएक्शन लिखी है Fe2+ के साथ, FeCN6 4 नेगेटिव बना। फिर हमने Fe+3 के साथ लिटिल अमाउंट ऑफ पानी मिला दिया, तो प्रशियन ब्लू बना, Fe4 FeCN6 होल थ्राइस डॉट XH2O। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? प्रशियन ब्लू। इसको क्या बोलते हैं? टम्बल्स ब्लू। ठीक है, ये वाला +2+3 फेरो फेरी टम्बल्स ब्लू, फेरी फेरो प्रशियन ब्लू। सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सीधे। ठीक है, तो ये कहानी हो गई इसकी। अगला देखो, अगला कौन सा था? हेलोजन वाला। हेलोजन वाला तो बड़ा सिंपल है, X की रिएक्शन Na से करा दी, क्या बन गया? NaX बन गया। अब जो X- आयन है सिल्वर नाइट्रेट के साथ फर्दर रिएक्शन कर सकता है। क्या क्या रिएक्शन कर सकता है बताओ जरा? Cl-, Br-, I-, हम ये लेते हैं क्योंकि यही तीनों PPT होते हैं, AgF PPT नहीं होता। ठीक है, तो AgCl बनेगा व्हाइट PPT, AgBr बनेगा पेल येलो, AgI डार्क येलो। अगर डार्क येलो आया तो पता कर लेना आयोडीन था, अगर पेल येलो आया तो पता चल गया ब्रोमीन था, व्हाइट आया तो पता चल गया क्लोरीन था। ऐसा होता है इसमें, है ना। इनकी एक खास बात भी होती है, AgCl एक्वस अमोनिया में सॉल्युबल होता है, ये पार्सली सॉल्युबल होता है, और ये इनसॉल्युबल होता है। आगे मैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में लिखा दूंगा। अगला था बेटा सल्फर का। सल्फर में बेटा 2 टेस्ट थे। ठीक है, Na को सल्फर के साथ फ्यूज किया तो Na2S बना, सल्फाइड आयन आया। अब लेड एसिडेट डाल दिया, लेड एसिडेट मतलब Pb2+ होता है। ठीक है, लेड एसिडेट का फॉर्मूला क्या होता है? PbOAc होल ट्वाइस, है ना। AC का मतलब असाइल ग्रुप, ऐसे लिख देता हूं मैं। ये जो Pb2+ है ना, यहां पर एक्चुअल में PbOAc होल ट्वाइस ऐसा लिखते हैं। ठीक है, दिख रहा है। और ये जो AC होता है ना, इसका नाम है असाइल ग्रुप। क्या नाम है? असाइल। और असाइल ग्रुप होता है बेटा ऐसा, OCOCH3। ठीक है, तो लेड एसिडेट नाम है इसका। दिख रहा है? इतना छोटा हो गया, काफी छोटा हो गया। कहां लिखूं? यहां लिख देता हूं, PbOAc, लेड एसिडेट बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये होता है PbOC⸻CH3, या ऐसे ही लिख लो, असाइल ग्रुप की तरह लिख लो। इसमें जो असाइल ग्रुप होता है ये, तो मैं O के साथ असाइल लिख रहा हूं, क्या? C⸻CH3 ऐसा, और इसका नाम है असाइल ग्रुप। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली Pb2+ है इसमें। ठीक है,
तो लेड एसीटेट के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, Pb2+ के साथ रिएक्शन होती है, PbS बनता ब्लैक कलर का। और एक सोडियम नाइट्रोपोसाइड टेस्ट होता है, Na2FeCN5NO। मैथमेटिकली ऐड करेंगे सीधा, Na2S आपने लिया तो Na 2 और 2 4 हो गए। आप यहां देखते जाना है ना। और जो ब्रैकेट लिखा है ना, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के अंदर NO था, NO से नोज बन गया। ठीक है, NO से क्या बन गया? नोज बन गया। ऐसे याद रख लेना, सल्फर अंदर चला गया। ठीक। अगला था बेटा ऐसा कि अगर सल्फर और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट हुए तो NaSCN बनेगा, सोडियम थायोसाइनेट। सोडियम थायोसाइनेट, और थायोसाइनेट आयन Fe+3 के साथ ब्लड रेड कलर का कॉम्प्लेक्स देता है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये है। और बाकी स्टैंडर्ड बुक में ये भी दिया, दोनों ही सही हैं। ठीक है, कोई भी गलत नहीं है, ब्लड रेड। ठीक है। फास्फोरस वाला क्या है? फास्फोरस की रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हुई, Na2O2, सोडियम परऑक्साइड नाम है बेटा इसका। Na2O2 का सोडियम परऑक्साइड नाम है इसका। क्या नाम है? सोडियम परऑक्साइड। तो क्या बनाता है ये? ऑक्सीडाइज कर देता है फास्फोरस को, किसमें? फॉस्फेट आयन में। और HNO3 क्या कर देता है? H+ देकर H3PO4 बना लेता है। अब H3PO4 की रिएक्शन अमोनियम मोलिब्डेट इन प्रेजेंस ऑफ लिटिल अमाउंट ऑफ HNO3 के साथ होती है, तो अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट बना लेता है, कैनरी येलो कलर का। कैसे याद रखना है? 3 यहां आएगा, 3 यहां आएगा, मतलब शुरुआत और एंड 3-3 से। और ये फॉस्फेट में 4 होता है, 4 × 3 12, यहां 12 आएगा, सिंपल सा। ठीक है, तो ये था क्विक रिवीजन। अब बेटा चलेंगे किस पर? क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर। ठीक है, अभी हमने क्या किया? क्वालिटेटिव एनालिसिस किया, अब करेंगे क्वांटिटेटिव, मतलब अब हम परसेंटेज वगैरह निकालेंगे, है ना। ध्यान से देखना, थोड़ा सा यूज होगा इसमें मोल कॉन्सेप्ट का, तो आपको उतना आइडिया रहता है। बेटा लीविक्स मेथड है। लीविक्स मेथड किसके लिए है? फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्वालिटेटिव में भी यही होता है, ध्यान सुनना, क्वालिटेटिव में भी यही होता है, क्वांटिटेटिव में भी यही होता है। ठीक है, तो कार्बन हाइड्रोजन के लिए यूज करते हैं। यहां पर एक हम स्टैंडर्ड चीज लेके चलते हैं, क्या? मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें लेके चलना है वो लेना W ग्राम। मेरे पास कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड है? W ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड मेरे पास है। ठीक है, जो कार्बन था वो किस में कन्वर्ट हो रहा था? CO2 में, पीछे पड़ चुके हैं। और हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा था? H2O में। अब मुझे एक बात बताओ, अगर CO2 में कन्वर्ट हो रहा है कौन? कार्बन। ठीक है, तो CO2 से हम एस्टिमेशन कर लेंगे परसेंटेज कार्बन का। कैसे? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, अगर CO2 का 1 मोल है तो मैं लिखूंगा कार्बन के लिए 44 ग्राम CO2 कंटेन्स 12 ग्राम कार्बन। क्या ये बात सही है? थोड़ा सा आप ध्यान देना, अब थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट की चीजें आएंगी, है ना। CO2 में, CO2 का मास कितना होता है? 44 ग्राम होता है ना, इतना तो पता ही है। तो 44 ग्राम CO2 में कितने ग्राम कार्बन है? 12 ग्राम कार्बन है। ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं W1 ग्राम CO2 में कितना होगा? और W1 मैंने क्या ले लिया? वेट ऑफ CO2 ले लिया। तो यहां मैं लिख रहा हूं W1 ग्राम, ये क्या है? वेट ऑफ CO2 है। ठीक है, क्योंकि CO2 बन रहा है, W1 ग्राम बन रहा है, और W2 ग्राम ये मैंने क्या ले लिया? वेट ऑफ H2O। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं CO2 के 44 ग्राम में 12 ग्राम कार्बन है, तो W1 ग्राम में कितना है? कैसे निकालोगे? यूनिटरी मेथड, बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। देखो जरा, 44 ग्राम में 12 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना? 1 ग्राम CO2। ठीक है, कंटेन्स कितना? 12/44 ग्राम कार्बन। दिख रहा है ना? 44 ग्राम में 12 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना? 12/44। तो W1 ग्राम में बेटा कितना होगा? किसमें? W1 ग्राम CO2। ठीक है, यहां CO2 है। CO2 कंटेन्स 12/44 इंटू W1 ग्राम कार्बन। ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ, क्योंकि थोड़ा सा उधर अलग है। समझ रहे हो बात को? तो 44 ग्राम में 12 ग्राम, तो 1 ग्राम में 12/44, तो W1 ग्राम में 12/44 इंटू W1। अब मुझे एक बात बताओ, यहां जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उससे क्या बन रहा है? CO2 बन रहा है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड तुमने कितना ले रखा है? W ग्राम। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है W ग्राम ले रखा है। तो मुझे अगर परसेंटेज निकालना है तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना वेट कार्बन का है? इतना वेट कार्बन का है, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट क्या? W। तो इसको रखूंगा न्यूमरेटर में, ऑर्गेनिक कंपाउंड डिनोमिनेटर में, इंटू 100 आ गया परसेंटेज। बहुत बढ़िया। तो फॉर्मूला बन गया आपका, परसेंटेज कार्बन इज इक्वल टू 12/44
44 इंटू W1 और किससे डिवाइड कर दूं, W से, इंटू क्या कर दूं 100, तो ये आ गया परसेंटेज ऑफ कार्बन। समझ रहे हो बात को? ये आ गया आपका परसेंटेज ऑफ कार्बन। सीधे सीधे फॉर्मूला याद करना है, सीधा न्यूमेरिकल आता है, डायरेक्ट आता है, मैं आपको एक एक न्यूमेरिकल भी करके बताऊंगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बने। ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मूले लिखा दूंगा, न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, ठीक है? तो परसेंटेज कार्बन का अब ये फॉर्मूला आज के बाद याद कर लेना। देखो ध्यान से, आज के लेक्चर के बहुत ही अच्छे तरीके से शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं। आप 1 या 2 पेज के अंदर क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिख सकते हो सारे, और 1 या 2 पेज के अंदर सारे सिर्फ फॉर्मूले लिखना है, सिर्फ फॉर्मूले ये याद कर लेना, काम हो जाएगा आपका, ठीक है? तो आने दो फॉर्मूले, अभी तो कार्बन का आया, हाइड्रोजन का चलते हैं। समझ गए कहानी? सिमिलर यही, पहले पॉज कर लो, नोट कर लो, ठीक है? अगला है फॉर हाइड्रोजन। ध्यान से देखना, हाइड्रोजन कहां से बन रहा था बेटा? H2O से। तो जैसे हमने यहां लिखा फॉर कार्बन, वैसे ही फॉर हाइड्रोजन और H2O से शुरू कर देंगे, ठीक है? कैसे मुझे बताओ? 18 ग्राम H2O कंटेन्स कितना? 2 ग्राम हाइड्रोजन, सही है ना? वाटर है ना H2O, कितना है इसका वेट? 18 ग्राम। उसमें हाइड्रोजन कितना है? 2 ग्राम, ठीक है? तो 18 ग्राम में 2 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना? कितने ग्राम में? 1 ग्राम में कितना? यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं बेटा। 1 ग्राम में आएगा 2/18 ग्राम हाइड्रोजन, सही बात है ना? बिल्कुल क्लियर। अब देखना W2 ग्राम में कितना आएगा? W2 ग्राम में आएगा, बिल्कुल सही, 2/18 इंटू W2 ग्राम हाइड्रोजन। बहुत बेसिक से समझा रहा हूं भाई, इतना कोई नहीं समझाएगा, बहुत बेसिक से। 18 ग्राम में 2 ग्राम, 1 ग्राम में 2/18, W2 ग्राम में 2/18 इंटू W2, वाटर का W2 लिया था। अब अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट W ग्राम है तो उसमें परसेंटेज हाइड्रोजन बता दो। बहुत आसान है, परसेंटेज हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2/18 इंटू W2 डिवाइडेड बाय W इंटू 100% के लिए ऐसा आ गया। फॉर्मूले डायरेक्ट याद रखना, फॉर्मूले लिख लेना भाई, शॉर्ट नोट्स बना लेना इसके, है ना? अब मैं आपको एक सवाल करके बता रहा हूं ताकि आइडिया लगे कैसे लगाना है फॉर्मूला, है ना? देखो जरा क्या लिखा है, ऑन कंप्लीट कंबशन 0.25 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये क्या दिया है? W दिया है, कितना दिया है? 0.25 ग्राम दिया है, सिंपल सा है। गेव 0.2 ग्राम क्या? CO2 एंड 0.1 ग्राम H2O। तो W1 कितना है? 0.2 ग्राम है, और यहां से W2 कितना है? 0.1 ग्राम है। खत्म हो गई कहानी, यही तो चाहिए था फॉर्मूले के लिए, खत्म। देखो परसेंटेज कार्बन कैसे निकालेंगे? परसेंटेज कार्बन इज इक्वल टू 12 बाय क्या? 44 इंटू 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 W1 कितना है? 0.2, और W कितना है? 0.25, और इंटू क्या कर दूंगा? 100। अब मेरे लिए एक काम कर देना, आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है? इतना तो कर लेना, तो ये आप सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। शायद इसका आंसर मुझे जहां तक याद आ रहा है, क्योंकि कई बार करा चुके क्लास में, ये 21 के आसपास आएगा, ठीक है? आप एक बार सॉल्व करके देख लेना, 21 पॉइंट समथिंग 8 या 9 ऐसा आता है, देख लेना सॉल्व करके। परसेंटेज हाइड्रोजन ये आएगा आपका पहले तो ये लिख लो फॉर्मूला, क्या? 2/18 इंटू क्या लिखोगे? W2/W। W2 कितना है? 0.1, W कितना है? 0.25 इंटू 100, ठीक है? और इसको सॉल्व करोगे तो 4.4 के आसपास, ठीक है? मैं यहां पर अप्रोक्सीमेट लिख देता हूं, आप सॉल्व करके डिटेल में लिख लेना, ठीक है? 21.8 या 9 अप्रोक्स लिख रहा हूं मैं, है ना? आप लोग पूरा अच्छे से सॉल्व करके आंसर पूरा लिख लेना। और यहां 4.4 अप्रोक्स, इतना याद आ रहा है मुझे, आप लोग सॉल्व कर लेना इसको एग्जैक्ट, ठीक है? अप्रोक्स लिख दिया मैंने, ठीक है? एग्जैक्ट क्या आ रहा है वो आप एक बार सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है ना? चलें आगे, फॉर्मूला अप्लाई करना सीख गए, वेरी गुड। चलो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉज कर लो, नोट कर लो, आगे बढ़ेंगे। बेटा अगला देखना, ड्यूमास मेथड होता है सर नाइट्रोजन के लिए, ठीक है? ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन को हम ऐसे लिखते हैं CXHYNZ।
2x प्लस YY2 CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हीट कराते हैं तो XCO2 YY2 वाटर और ZY2 N2 और 2x प्लस YY2 कॉपर रहता है। ठीक है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कोई अगर होता है तो वो फर्दर CO उसको N2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से N2 से एस्टिमेशन करते हैं नाइट्रोजन का। ध्यान सुनना, किससे करते हैं? N2 से एस्टिमेशन करते हैं। किससे? N2 से एस्टिमेशन करते हैं। कैसे करते हैं? N2 को कलेक्ट कर लेते हैं बेटा STP पर। N2 का वॉल्यूम निकालते हैं हम किस पर? STP पर। तो N2 के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं परसेंटेज नाइट्रोजन। ध्यान सुनना, नाइट्रोजन का जो वॉल्यूम, नाइट्रोजन गैस जो निकली उसको कलेक्ट किया जाता है STP पर, कलेक्ट ओवर वाटर और समथिंग, है ना, मतलब वाटर पे यूजुअली लेते हैं। तो N2 को कलेक्ट करके उसका वॉल्यूम निकालना है। कहां पर? STP पर। कैसे निकालोगे? मैं यहां पर लिख रहा हूं। कैसे? ध्यान से देखना, पहले मैं लिख दूं फिर समझा दूंगा। P माइनस P1 इंटू V1 बाय T1 PV/T इज इक्वल टू PV/T, तो P2 V2 बाय T2। और ये कहानी कहां की है बेटा? ये वाली कहानी, ये वाली कहानी है तुम्हारी एट STP। STP पर तुम्हें क्या करना है? ये निकालना है। STP पर क्या निकालना है? ये, इसमें से भी क्या? वॉल्यूम निकालना है STP पर। तो हम क्या करेंगे? V2 फाइंड करेंगे। V2 इन ml हम यहां से निकालेंगे। ठीक है, ये कहां पर है? एट STP पर है। अभी मैं न्यूमेरिकल करूंगा तो देख लेना। ठीक है, तो हमें क्या करना है? ये इक्वेशन लगा के निकालना। अब इसमें ये क्या क्या है देखो। P क्या है? P यहां पर है प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस। क्यों? आपने N2 को वाटर पे कलेक्ट किया था ना, वाटर पे, तो वो गैस क्या हो गई? मॉइस्ट हो गई ना, ड्राई थोड़ी है। तो प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस, क्योंकि वाटर पे कलेक्ट किया था सर। P1 क्या है? P1 है एक्वस टेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, प्रेशर ऑफ वाटर, जिसको वेपर प्रेशर अपन बोलते हैं ना, एक्वस टेंशन ऑफ H2O, ये आपको गिवन रहती है। V1 क्या है? ये है वॉल्यूम एट टेम्परेचर, कहां? T1 पर। और T1 क्या है? टेम्परेचर है। ठीक है, ये STP का नहीं है, ये अदर देन STP का है। अब ये जो कहानी है दूसरी वाली, वो है STP की। P2 क्या है? प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस कब? एट STP, जो कि आपको याद है। ठीक है, 1 atm ले लो या फिर 760 mm of Hg। ये हो गया P2। V2 क्या है? V2 इन ml आपको निकालना है, क्योंकि आपको ये नहीं पता ना कितना मोल कलेक्ट हुआ, उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम चेंज हो सकता है ना। तो V2 इन ml आपको निकालना है। और T2 क्या है? टेम्परेचर, टेम्परेचर एट STP। और STP पर टेम्परेचर क्या होता है? 273 केल्विन हम लेते हैं। ठीक है, ये कहानी है अपनी। तो हम क्या करेंगे? ये सारी चीजें आपको गिवन रहेंगी, ये आपको पुट करना अपनी तरफ से, ये अपनी तरफ से पुट करना, V2 इन ml निकालना है। ठीक है, और V2 इन ml निकाल लोगे तो उसके बाद आपको परसेंटेज का फॉर्मूला क्या लगाना है वो मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, यहां लिख रहा हूं मैं। यहां से V2 इन ml आप फाइंड करोगे और अब लगाओगे परसेंटेज नाइट्रोजन का फॉर्मूला। देखना, ये होता है आपका 28/22400। ठीक है, इनटू V2 इन ml डिवाइडेड बाय W ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट, है ना, और इनटू क्या आएगा? 100। मतलब ये जो चीज है 28 इंटू V2/22400, ये क्या निकाल लिया? वेट निकाल लिया। ठीक है, और डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो आप क्या करो? डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो इसका, तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है? ये फॉर्मूला लगा के V2 निकालना है और इसमें पुट करना है। कैसे करना है? एग्जाम्पल से। पहले आप इसको नोट कर लो अच्छे से, है ना, मैं आपको एग्जाम्पल से समझा दूंगा एक क्वेश्चन करके। पॉज करो, नोट करो। ठीक है, अब देखना, ये सवाल लिखा है आपके सामने ड्यूमास मेथड का। देखो 0.16 ग्राम, बहुत आराम से सवाल पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं? 0.16 ग्राम क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मतलब मुझे ये पता चल गया W क्या है? 0.16 ग्राम। क्लियर है यहां तक? चलो, गेव ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव बाय ड्यूमास मेथड 46 cc ऑफ N2, है ना, 46 cc ऑफ N2। ये जो है ना 40 cc मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब ml, है ना। तो ये है तुम्हारे पास क्या? V1, क्योंकि V2 तो आपको निकालना पड़ता है ना। ये V1 है कितना? 46 cc का मतलब मैं ml लिख दूं, बात बराबर है। cc और ml बात बराबर है ना।
ठीक है, इतना N2 हो गया, मेजर्ड ओवर H2O, मेजर्ड ओवर H2O मतलब मॉइस्ट गैस बनेगी पहले, है ना, एट 15 डिग्री, तो ये V1 हो गया, T1 कितना हो गया, 15 डिग्री हो गया, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लो, 273 और 15 कितना हो गया, 5 और 3 8 हो गया, 7 और 1 8, 288 केल्विन, है ना, तो इसको मैं लिख रहा हूं 288 केल्विन। ध्यान से देखते जाना कैसे अप्लाई कर रहा हूं मैं। तो ये क्या आ गया आपका टेम्परेचर T1 एंड एट अ प्रेशर ऑफ 755 mm ऑफ Hg। तो बेटा ये P है, क्यों, कलेक्ट ओवर H2O लिखा है ना, देखो मेजर्ड ओवर H2O, है ना, तो 755 क्या है, ये प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस है, ठीक, और एक्वस टेंशन आपको गिवन है 15, तो P1 गिवन है क्या, 15 mm ऑफ Hg। ये कहानी है, सब कुछ गिवन है। अब आपको क्या निकालना, V2 निकालना है ml में, V1 ml में दिया है तो सीधा V2 ml में ही आएगा, फिर हम परसेंटेज नाइट्रोजन निकाल लेंगे, काम खत्म हो गया। देखो पहले मैं निकाल रहा हूं, ये पुट कर रहा हूं, P माइनस P1, V1, ध्यान से देखना, P माइनस P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2। ध्यान से देखो P कितना है 755, P1 कितना है, P1 15, V1 कितना है ml में 46, T1 कितना है 288, केल्विन में रखना है, टेम्परेचर केल्विन में रखना है ना। P2 कितना लेते हो STP पर 760, क्यों, mm ऑफ Hg में लिया है, ये देखो, ठीक है, तो हमें ये भी mm ऑफ Hg में रखना पड़ेगा। V2 किस में आएगा, ml में आएगा, क्यों, V1 ml में, डिवाइड बाय T2 क्या है 273, यहां से तुम V2 इन ml निकालोगे, ठीक है, तो यहां से जब तुम सॉल्व करोगे V2 इन ml तो ये 42 के समथिंग आएगा, 42.6 जहां तक है ना, क्योंकि कई बार कर चुके हैं क्वेश्चन तो याद है, मतलब आप एग्जैक्ट निकाल लेना, 42.6 अप्रॉक्स में लिख देता हूं, है ना। अब आप ये चेक कर लेना कितना आ रहा है, मुझे तो इतना याद आ रहा है 42.4 या 6 में से कुछ होता है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, प्रोसेस समझ लो पूरी क्या है, सॉल्व करके ये आ जाएगा। अब देखो जरा, परसेंटेज नाइट्रोजन का फॉर्मूला लगाओगे क्या, 28 डिवाइडेड बाई 22400 इंटू V2 इन ml डिवाइडेड बाई W इंटू 100, यही करते हो, यही करते हो ना, ठीक है। तो परसेंटेज नाइट्रोजन क्या आ जाएगा 28 बाई 22400 इंटू V2 इन ml कितना है 42.6 अपॉन वेट निकाल लिया था आपने पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का, दे ही रखा था क्वेश्चन में 0.16 इंटू क्या करोगे 100, ठीक है। तो ये आपका आएगा परसेंटेज नाइट्रोजन अप्रोक्सीमेटली 33 के आसपास आता है, 33 के आसपास आता है, ठीक है, अप्रोक्स लिख रहा हूं, आप एक बार सॉल्व कर लेना इसको। प्रोसेस समझ गए क्या है, ये फॉर्मूला लगा के V2 निकाला, ठीक है, ये निकाला V2 और V2 के बाद परसेंटेज नाइट्रोजन का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। ऐसे अप्लाई करना है आपको, आप अप्लाई करना सीख लो, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन भी करवा रहा हूं साथ साथ, ठीक है। नोट कर लो इसे, पॉज करो, नोट कर लो, ठीक है। 28 बाई 224 42.6 बाय 0.16, चलें आगे। अगला बेटा जेल्डाल्स मेथड, जेल्डाल्स मेथड भी नाइट्रोजन के लिए होता है। देखो ये किसके लिए है, कहां गया, ये किसके लिए, फॉर नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन के लिए है, और जेल्डाल्स मेथड भी किसके लिए है बेटा, नाइट्रोजन के लिए है, फॉर नाइट्रोजन, परसेंटेज नाइट्रोजन निकालने के लिए। क्या तरीका है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ CuSO4 रिएक्शन होती है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम सल्फेट में, ठीक है, और अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट होकर ये NaOH के साथ क्या दे देता है, एक्वस अमोनिया दे देता है, ठीक है, अल्कलाइन मीडियम यूज करते हैं, और एक्वस अमोनिया H2SO4 के साथ कन्वर्ट होके अमोनियम सल्फेट दे देता है, जिससे हम एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है। यहां भी अमोनियम सल्फेट बनता है, यहां भी अमोनियम सल्फेट बनता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा कुछ इंप्यूरिटीज होती है वो यहां पर हटा देते हैं, एक्वस अमोनिया बना के दोबारा से अमोनियम सल्फेट बना, ताकि प्यूरिटी ज्यादा रहे, है ना। तो अमोनियम सल्फेट बना, अब ऐसे कंपाउंड जो अमोनियम सल्फेट बनाते हैं उससे हम एस्टिमेशन करते हैं, ऐसे कंपाउंड जो अमोनियम सल्फेट बनाते हैं उससे हम एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से कंपाउंड है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन कौन से नहीं हो सकते जेल्डाल्स में, वो मैं यहां लिख रहा हूं।
जेल्डास टेस्ट इज नॉट गिवन बाय पहला नाइट्रो कंपाउंड्स, ये अमोनियम सल्फेट नहीं बना पाते, ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड्स हो गए, ये सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, NO2 लिख देता हूं। दूसरा एजो कंपाउंड्स, एजो कंपाउंड कैसे, N डबल बॉन्ड N, इस तरीके से लिख सकते हैं। और तीसरा नाइट्रोजन इन रिंग, नाइट्रोजन इन रिंग, ठीक है, जैसे पायरिडीन हो गया, क्योंकि ये सब क्या है, ये नहीं बना पाते अमोनियम सल्फेट, तो जो बना पाते हैं वो बहुत सारे, नहीं बनाने वाले इतने याद कर लो, है ना, नाइट्रो, एजो और नाइट्रोजन इन रिंग, ठीक। कैसे निकालोगे परसेंटेज नाइट्रोजन, उसका फॉर्मूला लिख रहा हूं। परसेंटेज नाइट्रोजन हम कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से देखना, जो अमोनिया है ना, अमोनिया, एक्वस अमोनिया, ये H2SO4 के साथ रिएक्शन करके अमोनियम सल्फेट बना रहा है, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट से कितने इसके ग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज हुए उसका हम अप्लाई करते हैं, लेकिन अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं। क्या, मैंने सब कुछ कर दिया, फाइनल निकाल के दे रहा हूं आपको, 1.4/W इंटू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, ठीक है, जो भी एसिड का न्यूट्रलाइजेशन हुआ वो हमें यहां पुट करना है, जितना भी न्यूट्रलाइज हुआ ग्राम इक्विवेलेंट वही यहां यूज कर रहे हैं, N/V। कैसे अप्लाई करना है वो देखना जरा, समझ गया क्या कहानी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग क्या, नाइट्रोजन, H2SO4 कॉपर सल्फेट के साथ अमोनियम सल्फेट बना के NaOH के साथ एक्वस अमोनिया बनाता है, फिर H2SO4 फर्दर अमोनियम सल्फेट बना लेता है, और अमोनियम सल्फेट जो बन रहा है तो इन दोनों की रिएक्शन हुई होगी, तो इनके ग्राम इक्विवेलेंट के अकॉर्डिंग हम आंसर करते हैं। कैसे, परसेंटेज नाइट्रोजन 1.4/W, इसमें 100 से मल्टीप्लाई मत कर देना, मैंने फाइनल 100 से मल्टीप्लाई करके ही लिख दिया है पूरा, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई होकर आया है पूरा, है ना, तो 1.4/W इंटू N/V, ठीक है, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। कैसे अप्लाई करना वो देखो, जेल्डास मेथड कौन कौन नहीं देता, नाइट्रो कंपाउंड, एजो कंपाउंड और नाइट्रोजन इन रिंग, ठीक है। अब देखना जरा, सवाल पढ़ेंगे, ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय जेल्डास मेथड द अमोनिया इवॉल्व्ड, ध्यान से देखना, अमोनिया इवॉल्व्ड फ्रॉम 0.5 ग्राम ऑफ कंपाउंड, ठीक है, मतलब W पता चल गया कितना, 0.5 ग्राम, इज न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4, देखो कितना H2SO4 न्यूट्रलाइज हो रहा है, कितना न्यूट्रलाइज हो रहा है, 10 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4, तो ये तो मोलैरिटी दी है कितनी, 1, तो नॉर्मेलिटी कैसे निकालोगे, मोलैरिटी इंटू N फैक्टर, और N फैक्टर बेटा आपको पता है, N फैक्टर मतलब आयनाइजेबल H+ कितने H2SO4 में, 2, तो N फैक्टर इसका 2 है, तो मोलैरिटी कितनी आ गई, 1 और इंटू 2, तो नॉर्मेलिटी आ गई आपकी कितनी, 2, ठीक है, और वॉल्यूम कितना है आपका, 10 ml है, ठीक है, तो नॉर्मेलिटी 2, वॉल्यूम 10 ml, सीधा फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। परसेंटेज नाइट्रोजन क्या आ गया, 1.4/W, ठीक है, इंटू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, ठीक है, ये पूरा ही परसेंटेज है, 100 से मल्टीप्लाई मत करना, 1.4/W कितना है, 0.5 इंटू नॉर्मेलिटी 2 और वॉल्यूम कितना, 10, सही है ना, सही है, तो 0.5 आएगा 1/2, 2 ऊपर जाएगा 2.8, 28 का डबल कितना, 56 और इंटू 10, 5.6 इंटू 10, 56 आ जाएगा, 56%, ठीक है। अब इसमें 100 से मल्टीप्लाई 5600 मत लिख देना, है ना, 56%, समझ गया बात को कैसे अप्लाई करना है। नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज्ड, ठीक है, और W क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट, भाई जितने यहां न्यूट्रलाइज होंगे उतने ही तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट होंगे, सीधा सा फंडा है ना। चलें आगे, तो इस तरीके से आपको जेल्डास अप्लाई करना है। चलो भाई अगला, ये पॉज करके नोट कर लो, कहां गए, कहां चले गए, ये पॉज करो, इसको नोट करो भाई, नोट्स अच्छे बनने चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के। चलें आगे, चलो बेटा आगे बढ़ लेते हैं, कैरियस मेथड पे चलते हैं। कैरियस मेथड किसके लिए यूज कर रहे हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस, ठीक है। क्या होता है केरियस मेथड में, देखो केरियस ट्यूब होती है, कोई ऐसी खास ट्यूब नहीं है, ग्लास की ट्यूब होती है जिसमें सब एस्टिमेशन करते हैं, इसलिए उसको केरियस ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट ऐसा, मतलब एक पर्टिकुलर क्या होता है, एक अपरेटस जिसको बोलते हैं, या एक तरीके से सेटअप होता है पूरा लैब में, है ना, उसी को बोलते हैं। तो परसेंटेज क्लोरीन कैसे निकालते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, अगर इसमें क्लोरीन है तो ये क्या बनाएगा, AgCl बनाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग क्लोरीन सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgCl बनाएगा, और एक्वस अमोनिया में ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है, ठीक है, क्या होता है, सॉल्युबल होता है। अब हम एस्टिमेशन किससे करते हैं, AgCl से करते हैं, किससे, AgCl से। तो मुझे बताओ AgCl में कितना क्लोरीन है, ध्यान से सुनना,
AgCl का मॉलिक्यूलर वेट बता दो। सिल्वर का होता है 108 और इसका होता है 35.5। कितना हो गया ये? 5 8 5 13 3 1 4 143.5। तो AgCl हो गया बेटा 143.5। मैं देखो कैसे लिख रहा हूं, 143.5 ग्राम क्या सिल्वर क्लोराइड कंटेन्स, ध्यान से देखना, कंटेन्स कितना? 35.5 ग्राम क्लोरीन। ठीक है, तो W1 ग्राम अगर ये प्रोड्यूस हो रहा है, क्या ये कितना W1 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है, तो मैं लिखूंगा ऐसे, क्या मैं ऐसे लिखूंगा, ध्यान से देखना, 1 ग्राम AgCl, 1 ग्राम AgCl कंटेन्स, 1 ग्राम AgCl कंटेन्स क्या 35.5 डिवाइडेड बाय 143.5 ग्राम क्लोरीन। बहुत ध्यान से देखना, 143.5 ग्राम में कितना है बेटा? 35.5। तो 1 ग्राम में कितना होगा? 35.5 बाय 143.5। तो W1 ग्राम में कितना होगा? बिल्कुल सही जा रहे हो, देखना, W1 ग्राम AgCl कंटेन्स कितना? 35.5 डिवाइडेड बाय 143.5 इंटू W1 ग्राम क्या क्लोरीन। समझ गए? अब बताओ, इतना ग्राम क्लोरीन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड तुम्हारे पास W ग्राम है, तो परसेंटेज क्लोरीन क्या आएगा? परसेंटेज क्लोरीन आएगा 35.5 अपॉन 143.5 इंटू W1 बाय W इंटू 100, और फॉर्मूला ये है। ठीक है, फॉर्मूला ऐसा है, देखो सही है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। सिमिलर फॉर्मूला Br के लिए भी बनेगा। देखो कहानी यही है, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या बनाएगा? AgBr बनाएगा, और एक्वस अमोनिया के साथ, एक्वस अमोनिया के साथ ये पार्शियली सॉल्युबल होता है। पार्शियली क्या होता है बेटा? सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो ये होता है बेटा पार्शियली सॉल्युबल। ठीक, अब ध्यान से देखना, जो AgBr बना इससे हम एस्टिमेशन करते हैं। ठीक, और इसका वेट हम ले लेते हैं W1 ग्राम इधर। ठीक है, इसका वेट W1 ग्राम यहां ले लेते हैं। फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा? पूरा यही, पूरी की पूरी थ्योरी यही आएगी। कैसे? AgBr का वेट कितना आएगा? सिल्वर का 108, ब्रोमीन का 80, 188। तो 188 ग्राम में कितना ब्रोमीन है? 80 ग्राम है। 188 में कितना? 80 ग्राम। तो 1 ग्राम में 80 बाय 188, W1 ग्राम में 80 बाय 188 इंटू W1। और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट W है तो और डिवाइड कर दो डिनोमिनेटर में। तो मैं फाइनल इसी का ही फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि आप भी कनेक्ट करके याद कर पाओ। कैसे? ऊपर यहां क्या लिखा है? क्लोरीन का एटॉमिक वेट, तो मैं लिखूंगा ब्रोमीन का एटॉमिक वेट 80। नीचे क्या लिखा है? AgCl का पूरा मॉलिक्यूलर वेट, AgBr का पूरा मॉलिक्यूलर वेट 188। W1 क्या लिखा है? वेट ऑफ AgCl, यहां क्या होगा? वेट ऑफ AgBr डिवाइड बाय W क्या लिखा है? वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड W होता है ना पूरे, अपन उसमें फंडा जो लगाते हैं, इंटू 100। ठीक है, तो ये किसका आ गया? AgBr का। सिमिलरली, सॉरी, परसेंटेज Br आ गया। सिमिलरली आयोडीन का लिख लोगे। देखो ये किसका लिखा? Cl का। ये किसका लिखा? Br का। सिमिलरली आयोडीन का भी आएगा। पहले इसको नोट कर लो पॉज करके, और दिमाग में सोच लो आयोडीन का कैसा लिखेंगे। ठीक है, चलें आगे। चलो देखो, बताओ जरा, एक बार ट्राई करो आप कैसे लिखोगे परसेंटेज आयोडीन। पहले तो मैं रिएक्शन लिख दूं, क्या है बेटा? रिएक्शन ऐसी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग आयोडीन जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा तो AgI बनाएगा, और AgI क्या होता है? एक्वस अमोनिया में इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, क्या होता है? ये इनसॉल्युबल होता है। ठीक, PPT के फॉर्म में ही रहता है। कैसे लिखोगे परसेंटेज आयोडीन? क्या लिखोगे? AgI में आयोडीन का वेट कितना? अच्छा, इसका पूरा वेट W1। ठीक है, बताओ जरा, AgI में आयोडीन का वेट कितना है? आयोडीन का एटॉमिक वेट 127 डिवाइडेड बाय AgI का टोटल मॉलिक्यूलर वेट 108 और 127, 8 7 15 3 2 235, 235। देखो देखो, 127 बाय 235 इंटू W1 इसका वेट है AgI का,
W ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है इंटू 100। तो जैसा तुमने क्लोरीन का लिखा सेम वही वैसा ही लिखना है ब्रोमीन का, और सेम वैसा ही लिखना है आयोडीन का। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का सिमिलर पैटर्न पे आपको लिखना है, ठीक है। एक सवाल देख लें, चलो पढ़ो जरा। क्या कहना है? इन केरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन 0.15 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 0.12 ग्राम ऑफ एजीवीआर। ओके देखो 0.15 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ये W दिया है कितना? 0.15 ग्राम। इस तरीके से अप्लाई करना है, देख लो क्वेश्चन से सीख जाओगे है ना। और 0.12 ग्राम एजीवीआर, तो W1 क्या दिया है? 0.12 ग्राम दिया है कि नहीं दिया है? बहुत ही बढ़िया। परसेंटेज ब्रोमीन नहीं लिख पाओगे क्या? 80/188 इंटू W1 0.12 W 0.15 इंटू 100, आंसर निकाल लेना इसका, ठीक है। सॉल्व कर लेना, 16 के आसपास आता है ऐसा, पता नहीं, देख लेना एक बार, सॉल्व कर लेना इसको। अप्लाई करना सीख गए। 0.15 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है मतलब W है, 0.12 ग्राम एजीवीआर मतलब W1 है। क्या बात है। चलो आगे बढ़े, ध्यान से देखते जाना, जाना नहीं कहीं इधर उधर। कहां जा रहे हो? इधर आओ, अगला देखो। चलें, पॉज कर लो, नोट कर लो, ठीक है। अगला बेटा सल्फर का, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग सल्फर। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग सल्फर Na2O2 या फ्यूमिंग HNO3 के साथ ये बना लेते हैं H2SO4 में, ऑक्सीडाइज कर देता है सल्फर को, और BaSO4 बन जाता है BaCl2 के साथ। देखो अरे बहुत आसान है, Ba2+ है, SO4 2- है, ये प्लस है, ये माइनस है, क्रॉस में जोड़ो ना, क्या टेंशन लेना। फिर देखो Ba2+ SO4 2-, BaSO4 बासो4 बन गया। क्या बन गया? बासो4। अब ये जो बासो4 बना है, इस बासो4 में सल्फर का कितना परसेंटेज है? तो मुझे एक बात बताओ, BaSO4 में कितना सल्फर है? BaSO4 में कितना सल्फर है? सल्फर कितना है? 32 ग्राम, ठीक। तो मैं परसेंटेज सल्फर डायरेक्ट लिख सकता हूं, जैसे मैंने क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का लिखा था। ध्यान से देखना, इसमें सल्फर है 32 ग्राम, डिवाइडेड बाय BaSO4 का टोटल मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 137, 32 9 6 169 और 64 9 4 13 6 6 12 13 233 233, ठीक है। तो सल्फर का वेट 32, पूरे कंपाउंड का वेट कितना? 233 इंटू W1 किसका वेट? इस कंपाउंड का वेट, और W किसका वेट? ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट, इंटू 100। जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लिखे थे वैसे इसका भी तो लिख सकते हो, क्या दिक्कत है? यूनिटरी मेथड लगा के, है ना। समझे? सवाल देखेंगे क्या लिखा है। इन सल्फर एस्टिमेशन 0.157 ग्राम, देखो 0.157 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, W दे दिया कितना? 0.157 ग्राम, गेव 0.4813 ग्राम बासो4, W1 0.4813 ग्राम बासो4 दिया है। परसेंटेज सल्फर निकालना है। क्या बात कर रहे हो भाई? देखो भाई क्या आएगा भाई, दिल से बुरा लगता है भाई। देखो 32/233 इंटू W1 क्या? 0.4813 डिवाइडेड बाय 0.157 इंटू 100, आंसर सॉल्व कर लेना 42 के आसपास आएगा, ठीक है। समझ गए कहानी? पॉज कर लो, नोट कर लो, ठीक है। पॉज करेंगे, नोट के सॉल्व करते जाना। ये वाली कैलकुलेशन आपको करनी है, थोड़ा तो कुछ से कुछ करो भाई। चलो अगला हो गया, समझ में आ गया। ये फॉर्मूले एक पेज में लिख लेना, काम हो जाएगा। इस तरीके से अप्लाई करना है क्वेश्चन में। आगे बढ़ रहा हूं मैं, चलो भाई अगला देखना जरा। परसेंटेज फास्फोरस है ना, ये सब केरियस मेथड है जो अपन ने जहां पे लिखा था, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फास्फोरस MgSO4 और एक्वस अमोनिया के साथ क्या बनाता है? मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, MgNH4 PO4 क्या बन गया? मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, जो कि हीटिंग पर दे देता है Mg2P2O7। क्या देता है? Mg2P2O7। अब Mg2P2O7 से मुझे फास्फोरस का एस्टिमेशन करना है। जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सल्फर का लिखा था वैसे इसका लिख सकते हो। कैसे? इसमें फास्फोरस कितना है बताओ जरा? फास्फोरस का वेट कितना है? एक फास्फोरस का 31, दो का 62, तो परसेंटेज P क्या आएगा? 62 डिवाइडेड बाय इस टोटल का वेट कितना आएगा? इस टोटल का वेट यह आ जाएगा आपका Mg2P2O7 का 16 इंटू 7, मतलब कर लेना सम, मुझे याद है 222, आसान है इसलिए याद है, 62/222, ठीक है। इंटू इसका वेट क्या है? W1 ग्राम है, ठीक है। तो ये हो गया W1। ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट क्या है? W इंटू 100, आंसर
आंसर देखो, ऐसे लगाना है फॉर्मूला, ठीक है। दो तरीके हैं इसके, एक तो ये वाला तरीका है, एक और तरीका है। ऑर्गेनिक कंपाउंड HNO3 के साथ रिएक्शन करके H3PO4 बना लेता है, ठीक है, ऑक्सीडाइज कर देता है इसमें जो प्रेजेंट फास्फोरस है। और इसकी रिएक्शन इससे होती तो आप जानती हो अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट बनता है, NH4 होल थ्राइस PO4.12 MoO3, ये बन गया अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। और इससे आप एस्टिमेशन करते हो, ठीक है। इसको मैं कितना बोल रहा हूं, इसका वेट W1 ग्राम। बताओ इसमें कितना फास्फोरस है, एक ही फास्फोरस लिखा है, तो परसेंटेज फास्फोरस क्या लिखेंगे, एक ही फास्फोरस है 31, वेट उसका डिवाइड बाय टोटल मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है 1877, ठीक है, इनटू इसका वेट कितना है W1, ऑर्गेनिक कंपाउंड का W इंटू 100। ये आया आपका दूसरा फॉर्मूला। तो कोई सा भी फॉर्मूला दे सकते, मतलब किसी भी मेथड से आपको बोल सकते हैं, आपको आना चाहिए। मेरा फिर से आपसे कहना है, एक तरीके से रिक्वेस्ट मान लो मेरी, एक पेज लो, सारे फॉर्मूले लिखो। तो आपको पता है ऐसा लगेगा कि सारे फॉर्मूले का तो पैटर्न सेम ही है। यस, ऐसे ही होता है, सारे फॉर्मूले सेम पैटर्न पे होते हैं, है ना। थोड़े बहुत छोड़ दो तो ड्यूमास वगैरह और जेल्डास वगैरह अलग है, बाकी सारे फॉर्मूले देखो सेम वैसे ही पैटर्न पे चल रहे हैं, है ना। तो आपको याद भी हो जाएगा जल्दी से। चलें आगे, इसको पॉज करेंगे, नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बढ़े आगे, यस। चलो भाई, एक सवाल क्या लिखा है यहां पर देखना, 2.2 ग्राम OC मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो आपको W दे दिया कितना, 2.2 ग्राम, ठीक है भाई। When heated in KRS tube with concentrated HNO3, बहुत बढ़िया, H3PO4 is formed, बहुत बढ़िया, converted in MgNH4PO4 PPT। देखो यही तो दे रखा है आपको, यही कहानी पूरी लिख रखी है, देखो यही है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है, PPT। और कहां चले गए, heated in KRS tube with concentrated HNO3 H3PO4 is formed, converted in Mg, हाँ इसमें कन्वर्ट कर लिया ना, सही है, इसमें कन्वर्ट कर लिया, विच ऑन हीटिंग गेव 1.33 ग्राम Mg2P2O7। ओके, W1 कितना है, 1.33 ग्राम है, ठीक है, 1.33 ग्राम है। ये H3PO4 बन रहा है ना इसमें, कहां गया, MgNH4PO4 इज फॉर्म्ड, ठीक है, हाँ मतलब वही बना रहे हैं ना आगे, ठीक है। H3PO4 ऑक्सीडाइज होकर ये कन्वर्ट कर सकता है इसमें, ठीक है। 1.33 ये है। अब मुझे क्या निकाला, परसेंटेज फास्फोरस। ओके, तो परसेंटेज फास्फोरस का फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, पहला या दूसरा, पहला 62/222 वाला इंटू W1 बाय W इंटू 100। आ जाओ जरा, पुट कर देना वैल्यू, आंसर आ जाएगा। परसेंटेज P इज इक्वल टू 62/222 इंटू W1 कितना है 1.33 डिवाइडेड बाय W कितना है 2.2 इंटू 100। आप तो ये देख लो क्या बना रहे हैं, Mg2P2O7 बना रहे हैं, मतलब इसी से एस्टिमेशन करना है, 222 W1/W2 इंटू 100, सही है। चलो इसको सॉल्व कर लेना, आप इतना तो कर ही लोगे। समझ गया कैसे अप्लाई करना है आपको, फॉर्मूले का पैटर्न सेम है। तो अब आप क्या करोगे, सारे फॉर्मूले एक पेज में लिखोगे, ठीक है। ये जितने भी मैंने बॉक्स में लिखाए हैं ना, ये सब बॉक्स वाले, ये बॉक्स में जितने भी फॉर्मूले हैं ये सब एक पेज में लिख लेना। जैसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहां से चालू किया था, यहां से एक पेज उठाओ, आज ही ये काम करना है, अभी तुरंत ये काम करना है। ये फॉर्मूला लिखो पहला, परसेंटेज कार्बन का, परसेंटेज हाइड्रोजन का लिखो, फिर परसेंटेज नाइट्रोजन एक इस तरीके से लिखना है, ये लिखो, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला कहां गया, ये लिखो, ठीक है, ये आ रहे हैं सारे, ठीक है। अगला क्लोरीन का लिखो, ब्रोमीन का लिखो, आयोडीन का लिखो, ठीक है, सल्फर का लिखो और फास्फोरस का लिखो, ठीक है। इतने कर लो काम, सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। स्टडी रूम जहां पर भी आपका चिपका लेना, याद हो जाएंगे 2-3 दिन में। चलो तो मैं अब जाते जाते आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जो बात मेरे दिल में बहुत दिनों से थी, कहना चाह रहा था लेकिन कह नहीं पा रहा था, आज कह ही देता हूं जाते जाते। थैंक यू सो मच यहां पर आने के लिए और हमसे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ने के लिए, ठीक है। कहानी समझ में आई क्या है, क्वांटिटेटिव में फॉर्मूले बेस्ड है चीजें और क्वालिटेटिव में कलर बेस्ड चीजें हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है भाई साहब, सीधी सीधी बात है, 2 पेज के अंदर काम खत्म हो जाएगा आपका। ये आप करो, ऐसा नहीं आप लोग क्या है पीछे पड़ रहे हो, सर हमको और नोट्स दे दो, खुद से बनाओ ना भाई। कब करोगे ये काम, खुद से नहीं बनाओगे तब तक काम नहीं चलेगा। आपको खुद से ही नोट्स बनाने हैं, आप किसी के फर्जी नोट्स पे भरोसा नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है, मेरा कहना यही है। खुद के नोट्स बनाओ, अलग ही एहसास होगा आपको
कभी 2 4 5 10 साल बाद अपने बच्चों को दिखाओगे कि देखो हमने भी बनाए थे, कितना अच्छा लगेगा उनको, है ना। ठीक है, तो आप नोट्स बनाओ, एक पेज में क्वालिटेटिव एनालिसिस लिखो। एक पेज का मतलब आगे और पीछे 2 पेज हो गए एक तरीके से, है ना। एक A4 साइज का पेज लो या आपकी कॉपी का पेज ले लो, पहले क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिखो फॉर्मूले, पहला पेज, और उसका पलट के दूसरा। इसी तरीके से क्वांटिटेटिव के लिख लो, खत्म हो गया काम, और क्या चाहिए इसमें। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे एग्जाम में आएंगे तो। चलें फिर, चलो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट सन में, तब तक के लिए ओके बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।